हेलो एवरीवन, हे आई एम बैक विद द वीडियो लेक्चर। और आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट या आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कहते हो हमारे पास CRPS का, ठीक है, कम्प्लेक्स ट्रेशन पेन सिंड्रोम का। मेजरली हमारे पास मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, हमने लास्ट सारी चीज़ें इसकी डिस्कस की थी। CRPS है क्या, इसके स्टेजेस क्या हैं, इसमें मेजरली सिम्टम्स क्या आ रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसकी पैथोलॉजीज डिस्कस की, वो सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी अर्ली इंटरवेंशन। लाइक आपके पास जैसे स्टार्टिंग में पेशेंट आया फ़ौरन से ही, तो आप क्या करवा सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज़ है कि हमने इसमें एडिमा कंट्रोल बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेजेस पे कराना होता है। तो हम थोड़ी विग्रस एक्टिविटी की तरफ जाते हैं। लाइक हमें जल्दी से काम का रिवर्स चाहिए, ठीक है। तो हम एक्यूट स्टेज में भी कुछ विग्रस इंटरवेंशंस देते हैं ताकि हमारे पास सॉरी ताकि हमारे पास जो एडिमा है वो रिवर्स हो सके, ठीक है, या आप ये कहते हो रिवर्स बैक हो सके, ठीक है। तो हम स्टेज 1 में क्या ट्रीटमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, ये इस बॉक्स में उन्होंने समराइज़ करके आपको बताया हुआ है कि लाइक हमारे पास क्या हो सकता है, या आप ये कहो कि अर्ली इंटरवेंशन क्या हो सकती है, ठीक है। स्टेज 1 अर्ली इंटरवेंशन में हमारे पास हम जब पेन को रिलीव करेंगे या एडिमा को कंट्रोल करेंगे तो हम मोडालिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे टेंस हो गई आपके पास, ठीक है। मेजरली आप मेजर जो यूज़ होती है ना सबसे ज़्यादा, वो अल्ट्रासाउंड होती है और आई स्पेक होता है, ठीक है। मेजरली आप ये यूज़ करते हो ताकि हमारे पास, क्योंकि हॉट पैक आप ना ही यूज़ करो तो अवॉइड करना ही बेहतर होता है, क्योंकि ये क्या होता है कि आइसिंग जो होती है वो तो रिड्यूस करेगी इन्फ्लेमेशन को, लेकिन हॉट पैक इंक्रीज कर देता ब्लड फ्लो और सारी चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा फ्लो इंक्रीज होगा तो ज़्यादा आपके पास एडिमा इंक्रीज होगा। विद दैट आपके पास काफ़ी आपके लिए चीज़ें कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हॉट पैक आप अवॉइड करते हो या आप बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कह सकते हो कि इस केस में नहीं देते, ठीक है। तो मेजरली आपके पास जो मोडालिटीज़ है वो टेंस होती है, अल्ट्रासाउंड होता है। इसके बाद आप मसाज, जैसे रेट्रोग्रेड मसाज की बात की गई है, या आप पेशेंट को गाइड कर सकते हो, सेल्फ पेशेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं और आप भी पेशेंट को गाइड कर सकते हो। देखो, रेट्रोग्रेड मसाज का मतलब ये होता है कि आपने अपना जो इसकी जाहिर सी बात है, हैंड की स्वेलिंग है, आर्म की स्वेलिंग है, फोर आर्म की स्वेलिंग है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, पेशेंट को गाइड करते हो कि अगर आपको जहाँ जहाँ स्वेलिंग है ना, आपने इसकी डायरेक्शन रिवर्स करनी है, ठीक है। कैसे रिवर्स करनी है कि आपने इसको वापस हार्ट की तरफ लेके जाना है, ठीक है। हार्ट की जो डायरेक्शन है, मतलब हार्ट कहाँ है वहां पे उसके करीब लेके जाना है। तो आपने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है, हाथ से यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए अपने हार्ट की तरफ लेके जाना है, ठीक है। अगर आपको इस पिक्चर से इजी समझ नहीं आ रहा तो हम दूसरी भी देखते हैं। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो सर्कल्स में, यहाँ पे वो क्लियरेंस करवा रहे हैं, ठीक है, वो वापस लेके जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, इसको अगर जूम करके हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एरो क्या शो कर रहा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी, और ये देखो यहाँ पे भी, ये क्या कर रहे हैं, वापस लेके जा रहे हैं। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज, ये सिर्फ आपको मैं बता रही हूँ, यहाँ पे मेजरली इसकी ये वजह नहीं है कि यहाँ पे आपको जो शो किया गया है, ये आपको मैं सिर्फ बता रही हूँ कि इस तरह की डायरेक्शन होती है, ठीक है, आपके पास जब आप मसाज दे रही हो तो। विद दैट आप एलिवेट करा सकते हो या इलास्टिक कंप्रेशन भी दे सकते हो, ठीक है। पेशेंट को डिफरेंट तरह से आप मैनेजमेंट ये भी कर सकते हो, ठीक है। फिर इंक्रीज मोबिलिटी होगी। मोबिलिटी को हम कैसे इंक्रीज करते हैं, पहले भी हम टेंडन ग्लाइडिंग की बात करते हैं। हाथ में हमने टेंडन ग्लाइडिंग की बात की थी लास्ट लेक्चर्स में, जब हमने कार्पल टनल की बात की थी, क्यूबिटल टनल की बात की थी, तो हम यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। टेंडन ग्लाइडिंग बेसिकली क्या होती है कि एक प्रोसीजर होता है जिससे आप टेंडन के जो इट्स एक्टिवेट करवा रहे होते हैं, ठीक है। विद दैट नर्व की मोबिलाइजेशन जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, वो हम यहाँ पे बहुत डिटेल में देखेंगे। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि मोबिलिटी को इंक्रीज कराने के लिए काम करती है, चाहे वो स्पेसिफिक कोई टिश्यूज हो या जो इन्वॉल्व टिश्यूज हैं उनके ऊपर हो, ठीक है। फिर मसल की परफॉर्मेंस आहिस्ता आहिस्ता आप इम्प्रूव करवाते हो, ठीक है, जिसमें स्ट्रेस लोडिंग से क्वाड्रपट पोजीशन में, ठीक है, में मेजरली आप स्ट्रेस लोडिंग को इंस्ट्रक्शन देते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होता है, ठीक है, जो स्ट्रेस लोडिंग इन क्वाड्रप्ट पोजीशन, या मेजरली आपके पास जो यहाँ पे इन्होंने इतनी बड़ी टर्म बता दी आपको, वो क्या होती है। बेसिकली हमारे पास हम स्ट्रेस डालते हैं अपने हाथ के ऊपर, या आप पेशेंट को ना दोनों नीज के ऊपर ले आते हो ना, जैसे नीज पे बैठते हो, ठीक है, ऐसी पोजीशन में आप आ जाते हो और आप दोनों हैंड्स को ना कोई चीज़ दे देते हो, ये कोई
बोर्ड हो गया या कोई चीज़ ऐसी जिसको वो प्रेस कर सकें, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, पेशेंट को गाइड करते हो कि आपने इसको प्रेस करना है और ऐसी पोजीशन क्रिएट करनी है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो कि उस स्ट्रेस को अपने हाथ से इंक्रीज करवाते हो, या आप लोड को जो होते हैं ना रिवर्स करवाने के लिए करते हो, ठीक है। हम यहाँ पे आगे इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। विद दैट आप डिस्ट्रैक्शंस की एक्टिविटीज़, फिर आप क्या करते हो, टोटल बॉडी की सर्कुलेशन को इम्प्रूव कराते हो, एरोबिक्स ऐड करके, लाइक लो इम्पैक्ट जैसे वॉकिंग हो गई, साइकिलिंग होगी, स्टेशनरी साइकिलिंग होगी, सारी चीज़ें आती। डिसेंसिटाइज करते हो आप एरिया को, ये भी हम देखेंगे आगे डिसेंसिटाइजेशन की टेक्निक होती क्या है। फिर आप देखते हो कि पेशेंट को एजुकेट करते हो विद दैट कि हमारे पास हॉट कोल्ड की कैसे आपने रिस्पॉन्ड करना है, या हॉट कोल्ड की अगर आपको सेंसेशन नहीं आती तो आपने कैसे इस चीज़ को इंटरप्रेट करना है कि आपको हॉट ज़्यादा लग रहा है, कोल्ड। विद दैट आप जेंटल एक्सरसाइजेस किस किस तरीके से खुद परफॉर्म करोगे इटसेल्फ, वो भी आप गाइड करते हो, ठीक है। सारी चीज़ों से पहले हम मेडिकल इंटरवेंशन की बात करते हैं। मेडिकल इंटरवेंशन मीजरली आपके पास क्या होती है, या आपके पास क्या क्या चीज़ें आती है जो एज अ मेडिकल इंटरवेंशन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एनाल्जेसिक्स है, जो आप एज अ फिजिशियन पेशेंट्स को देते हो। फिर हमारे पास सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स हैं, लोकल एनेस्थेटिक ब्लॉक्स हैं, स्टेलॉइड गैंग्लियोनिक ब्लॉक्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशंस होती हैं, अपर थोरैसिक सिम्पैथेक्टमी है हमारे पास। फिर आपके पास आ जाती हैं ओरल स्टेरॉइड्स, इंट्रामस्कुलर मेडिकेशंस हैं, ठीक है। इनके थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताती हूँ लाइक मेजर क्या क्या चीज़ें होती है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए अगर जिसको नहीं है, ठीक है। मेजरली एक ब्रीफ सा आइडिया दे देती हूँ। एनाल्जेसिक्स जो होती है ना, सिंपली ऐसी मेडिकेशंस को कहते हैं जो पेन को रिलीव करती हैं। यहाँ पे एनेस्थीसिया जो होता है ना, जैसे आपने टर्म सुनी होगी, वो क्या होता है कि आप पेशेंट ना कॉन्शियस लॉस हो जाता है, लाइक लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है उसमें, कि पेशेंट बेहोश होगा तो तभी वो जाके पेन रिलीफ आएगी। लेकिन यहाँ पे आप क्या करते हो, पेन की रिलीफ कराते हो विदाउट एनी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेन रिलीफ भी हो जाती है और पेशेंट होश में भी रहता है, ठीक है। ये क्योंकि सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे जाके एक्ट करती है और वहाँ पे सेंसेशन रिड्यूस करा देती है, ठीक है। आप यहाँ पे दो टाइप्स के एनाल्जेसिक्स होते हैं, ओपियोइड्स, नॉन ओपियोइड्स। जो ओपियोइड्स होते हैं वो जैसे थोड़ी हाई लेवल की होती हैं, मॉर्फिन, ट्रेमाडोल, कोडीन के नाम से आती होती हैं मेजरली। और जो नॉन ओपियोइड्स होती हैं वो पैरास्टामोल, एनसेड्स जैसे ब्रूफेन वगैरह है ना, वो आप यूज़ करते हो, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, ठीक है। ये सारी हमारे पास पेन के लिए है, तो मेजरली आप जाहिर सी बात है, हाई पेन, रीजनल पेन सिंड्रोम है, तो आपने यहाँ पे तो पेन मेडिकेशंस मेजर देनी ही देनी, क्योंकि आपके पास मेजर काम यही है कि आपने पेन की एक्टिविटी को कंट्रोल करना, पहली चीज़। सेकेंड वन वाज द सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स। ये मेडिकेशन जो होती है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इनहिबिट करें, क्योंकि हम मेजरली यहाँ पे बात सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की कर रहे थे। लास्ट लेक्चर्स में हमने सारी डिस्कशन की थी कि ये कैसे एक्ट करता है। तो ये उस पाथवे को इनहिबिट कर देगा जहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, जहाँ से आपके पास रिलीज, मतलब सिंपल से आपको कहती हूँ कि ये ब्लॉक कर देता है एड्रीनालीन और नॉन एड्रीनालीन के इफेक्ट्स को, ठीक है। जो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं ना, अल्फा बीटा रिसेप्टर्स, उन पे जाके अटैच होते हैं ये ड्रग्स, और एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन के इफेक्ट्स को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। जिसमें अगर आपने इनके नाम भी सुने हो ना सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स के, तो बीटा ब्लॉकर्स और अल्फा ब्लॉकर्स के नाम से सुने होंगे, प्रोपेनोल और ऐसे मेजरली इस आपके नाम के साथ आते हैं, ठीक है। और अल्फा ब्लॉकर्स मेरे ख्याल में प्रेजोसिन के नाम से आती हैं। तो आप ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो आप देखते हो, ठीक है। फिर आप फिर दैट आप, क्योंकि यहाँ पे मेजरली सिम्पैथोलिटिक ड्रग जरूर नहीं है सीआरपीएस के केसेस में दी जा रही हो, ठीक है। इसमें एंजाइटी, हाइपरटेंशन इन केसेस में भी दी जा रही होती है, तो मेजरली आपके पास मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज हो रहा होता है। तो यहाँ पे हमें ये चाहिए कि हमें ओवर एक्टिव जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, उसके रिलेटेड जाहिर सी बात है पेन है, तो हमने उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे यूज करना है। थर्ड वन हमारे पास क्या है, लोकल एनेस्थेटिक ब्लॉक्स हैं। ये क्या करते हैं ना कि आप इंजेक्शन दे देते हो, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक ब्लॉक्स का मतलब ये है कि आप इंजेक्शन लोकल एनेस्थीसिया का स्पेसिफिक नर्व में इंसर्ट करते हो, ठीक है, ताकि हम उसकी सेंसेशन ब्लॉक कर दें, ठीक है। अब पेन की जो सेंसेशन वो भेज रहा है उसको वहीं पे ब्लॉक किया, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया के नाम से आपने सुना होगा कि लाइक अगर आपने कभी किसी ने डेंटल ट्रीटमेंट लिया हो या ऐसी चीज़ें जिनको ऐसे कोई इश्यूज हुए हो जहाँ पे आपने देखा हो कि या कोई माइनर ऐसा कट आया हो जहाँ पे एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ी हो या स्टिचेस वगैरह लगवाने की ज़रूरत पड़ी हो, तो वहाँ पे डॉक्टर यूज़ करते हैं लोकल एनेस्थीसिया, लिडोकेन को मेजरली। तो लिडोकेन के नाम से मेजर यूज़ होती है ना। ये क्या करते हैं, मेजर क्या काम है इसका सारा, वर्क कैसे कि लाइक ये ब्लॉक कर देते हैं
नर्व की जो सिग्नल ट्रांसमिशन है ना उसको, ठीक है? ताकि टारगेटेड एरिया जो है ना हम उसको ही ब्लॉक कर देंगे तो हमारे पास वो पहुँचेगा ही नहीं ना, ठीक है? वो सिग्नल्स ही लेके नहीं जाएगा। तो इसका जो यूज़ है हमने वही बात की थी कि लोकलाइज़्ड पेन के लिए हम यूज़ करें ना तो लाइक अगर जो एरिया है वहीं पे अगर इफ़ेक्ट रुक जाएगा तो हमारे पास यूज़ नहीं होगी। क्योंकि ये एक प्रोसीजर है आप इसको बेसिकली समटाइम्स लोग इसको अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी गाइडेड अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी अप्लाई करते हैं, लेकिन लोग अप्लाई कर लेते हैं वैसे भी, लेकिन मेजरली ये होता है कि अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस साथ लगी हुई होती है, क्योंकि जब अगर किसी ने डेंटल प्रोसीजर्स करवाए हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस होती हैं, उसके थ्रू ये लोग गाइडेड लगाते हैं, ठीक है? इन द अंडर द गाइडेंस ऑफ इमेजिंग। फिर आ जाती है स्टीलेट गैंग्लियोनिक ब्लॉक्स। इसमें क्या होता है ना, मेजरली अगर आपको मैं सिंपल से एक एग्जांपल दूं कि हमारे पास स्टीलेट गैंग्लियन ना यहाँ पे नेक में प्रेजेंट होता है, ठीक है? नेक के रीजन पे ये प्रेजेंट होता है, क्या करते हैं कि इंजेक्शन लगा देते हैं लोकल एनेस्थीसिया का, ठीक है, उस स्टीलेट गैंग्लियन के अंदर। तो ये क्या करते हैं ना, जो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है नेक के अंदर, ठीक है? तो ये क्या करता है कि पेन को, स्वेलिंग को और ब्लड फ्लो को, पेन और स्वेलिंग को रिड्यूस करता है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कराता है, लेकिन इन पॉजिटिव वे, ठीक है? पॉजिटिव वे में कराता है, इस तरह से नहीं जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि लाइक अ हॉट पैक दिया तो उसका ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो एडिमा इंक्रीज होगा, नो नॉट लाइक दैट। यहाँ पे क्योंकि पेन और स्वेलिंग डिक्रीज हो रही है तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से स्वेलिंग इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है ना, दैट्स वाई, ठीक है? सो सीआरपीएस जो है वो हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, तो हमने उसी को ट्रीट करने के लिए मेजरली यूज़ करना है, ठीक है? विद दैट आप पीटीएसडी के पेशेंट्स में भी इसको यूज़ करते हो, और एनजाइटी के जिनको बहुत लाइक हाई लेवल पे चली जाती है ना तो आप उनमें भी लाइक देते हो, लेकिन बहुत कम, ठीक है? लाइक इसको भी देते हैं क्योंकि पीटीएसडी एनजाइटी के पेशेंट्स में भी, लेकिन अवॉइड किया जाता है, ठीक है? न्यूरोपैथिक पेन हो या जिनको सर्कुलेशन के इश्यूज हो ना उनको भी दी जाती है। तो ये भी सिंपली आपने क्या किया, इंजेक्शन इंसर्ट किया, लगा दिया अंडर द अल्ट्रासाउंड या फ्लोरोस्कोपिक टेक्निक होती है, ठीक है? तो उसके थ्रू लगा देते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की स्टिमुलेशन का जो अब फिफ्थ पार्ट है ना, ठीक है, लाइक जो आप करवाओगे, इसमें क्या है कि एक प्रोसीजर है जो डिवाइस के थ्रू होता है, ठीक है, ताकि हम डिलीवर करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को। तो अब ये जो डिवाइस होती है ना, ये क्या करते हैं कि मेजरली आप क्या करते हो कि ऐसे जैसे आपने स्मॉल पेसमेकर जैसी डिवाइस देखी है ना, ऐसी एक डिवाइस होती है, इम्प्लांट कर दी जाती है अंडर द स्किन, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के करीब। अब इस डिवाइस का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस हमारे पास जनरेट हो रही हैं, ठीक है, जो पेन के स्टिमुलस को इंक्रीज करा रही है, ट्रैवल करा रही है ब्रेन तक, उसको रिड्यूस करा देता है, उसको मॉडिफाई कर देता है, उसकी सेंसेशंस जो है ना उसकी मॉडिफिकेशन करवा के इसको अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, ताकि हमारे पास जो इशू आ रहा है उसको रिड्यूस किया जा सके, ठीक है? तो मेजरली ये ऐसे एक्ट करता है कि आपके पास एज अ पेस मेकर एक डिवाइस आपने इंसर्ट की और उसने क्या काम किया गया, स्पाइनल कॉर्ड की पास इंसर्ट की, और आपने सिंपल सी आपने सारे सिग्नल्स को ही कट डाउन कर दिया, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारे पास आती है अपर थोरेसिक सिंपैथेक्टमी। सिंपैथेक्टमी क्या होती है कि मेजरली आप सर्जिकल प्रोसीजर होता है, कट डाउन कर देते हो या डिस्ट्रॉय कर देते हो सिंपैथेटिक नर्व्स को, मेजरली क्योंकि अपर थोरेसिक की बात हो रही है तो थोरेसिक रीजन के करीब जो हमारे पास स्पाइन का थोरेसिक रीजन है ना यहाँ पे, ठीक है? अब ये क्या करते हैं ना कि एक सर्जरी परफॉर्म होती है, इसको मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक कहते हैं, थ्रैकोस्कोपी के थ्रू परफॉर्म की जाती है, ताकि हम उसको असेस कर सके जो सिंपैथेटिक चेन हमें अफेक्ट कर रही है और उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है, उसका, क्योंकि हमें पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हाइपर हाइड्रोसिस हो रहा होता है, एक्सेसिव स्वेटिंग आ रही है, पेन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, ठीक है? ताकि हम इन चीज़ों को कंट्रोल करें, पेन को रिलीव करें और सर्कुलेशन भी इससे इम्प्रूव होती है, ठीक है? तो से ये सारी चीज़ें होती है क्योंकि हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को अल्टर कर रहे हैं, ठीक है? विद दैट लास्ट जो है ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड इंट्रामस्कुलर मेडिकेशंस। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेजरली प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन यूज होती है ना, तो मेजरली आप इंट्रावेनसली भी लेते हो, ओरल मेजरली तो ओरली ली जाती है, लेकिन इंट्रामस्कुलर स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन भी इंजेक्ट किए जाते हैं मसल्स में ताकि इमीडिएट इफेक्ट आपको मिले। अगर पेशेंट की पेन इतनी ज़्यादा है तो इमीडिएट इफेक्ट के लिए इंट्रामस्कुलर भी लगा दी जाती है, ठीक है?
फिर क्या है, इसका यूज़ क्या है, मेजरली सीआरपीएस के लिए ही हम यही बात कर रहे हैं कि सारी चीज़ें इसी के पीछे हैं। तो मिथाइल प्रेनिसोलोन के नाम से आप इसको देखते होंगे आप डिफरेंट जगह पे, तो अगर आपके पास कभी आई हो, आपने देखा हो, तो क्योंकि स्टेरॉइड्स होती हैं वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने का भी काम करती हैं, और कैसे काम करती है हमें ये भी पता है कि ये सप्रेस कर देती है इम्यून सिस्टम को। जब इम्यून सिस्टम ही हमारा सही से लाइक इतने ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होगा तो स्वेलिंग कम होगी, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगी, ये सारी चीज़ें, पेन को रिलीव, स्वेलिंग को रिलीव, इन सारी चीज़ों को काफ़ी हद तक रिलीफ आ जाता है, ठीक है। सो ये हमारे पास जो थी मेजर मेडिकेशंस का थोड़ा सा आउटलुक थी कि हम देख लें कि हमारे पास क्या क्या हो सकता है। फिर हमारे पास वापस पेन और एडिमा की बात हो रही है। देखो अगर सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन एंटी डिप्रेसेंट्स पे भी समटाइम्स पेशेंट चला जाता है, ठीक है। विद दैट अगर आप ये देखते हो कि एंटी डिप्रेसेंट्स पे अगर पेशेंट चला जाता है, क्योंकि इसके इमोशनल साइकोलॉजिकल भी इशू हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा इशू हो जाता है, आप इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हो, तो एंटी डिप्रेसेंट्स भी समटाइम्स देनी पड़ती हैं उस सारी चीज़ों के साथ, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, अब हम फिजिकल इम्पेयरमेंट्स को या फंक्शनल लिमिटेशंस को कैसे मैनेज करेंगे, हम वो देखते हैं, ठीक है। हमारे पास अब इन चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट हमने करनी है स्टेज 1 में। अब हमारी सबसे पहली चीज़ जो आ रही है, पेन और एडीमा आ रही है, ठीक है। पेन और एडिमा को हमने कैसे कंट्रोल करना था, वही अल्ट्रासाउंड यूज़ किया, वाइब्रेशन टेक्निक्स हो गई आपके पास, हमने टेंस यूज़ कर ली, आइसिंग कर ली, रेट्रोग्रेड मसाज की हमने बात की थी, ठीक है। अब हमने एलिवेट या इलास्टिक कंप्रेशन की बात, एलिवेशन और इलास्टिक कंप्रेशन की अगर मैंने पहले नहीं बताया ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या करते हो कि हम उसी पिक्चर को वापस देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ऐसे आप ना हाथ को एलिवेट करते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको जो सबसे नीचे वाली पिक्चर नज़र आ रही है ना, इस तरह से आप हाथ को एलिवेट करते हो अपने हेड से ऊपर, जब हाथ को एलिवेट करते हो ना, दैट इज बेसिकली रिवर्स करता है ये आपके एडिमा को, ठीक है। तो काफ़ी हद तक ऐसी मूवमेंट्स जो होती है ना, मतलब आप ऐसी एक्सरसाइज भी ऐड कर सकते हो और पेशेंट के लिए आप ऐसे मूवमेंट्स भी ऐड कर सकते हो, इतना एलिवेट करवा सकते हो जितना वो टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं जाना होता, लेकिन इतना जितना वो टॉलरेट कर सकता है। फिर इलास्टिक कंप्रेशन की तरफ जाते हो, लाइक कोई स्टॉकिंग्स जैसे हमारे पास आती हैं, आपके पास सॉक्स आएँगी ना, जैसे आपके पास आप कंप्रेशन के लिए सॉक्स बेसिकली गाइड करते हो, आपके पास लेग की कंप्रेशन करवानी होती है, लेग की जब आपने स्वेलिंग को कम करवाना होता है, या वेरिकोज़ वेन के केसेस में, डीवीटी के केसेस में आप गाइड करते हो, लाइक लाइक सेम लाइक दैट। यहाँ पे आप मेजरली आप क्या करते हो, स्लीव्स गाइड करते हो, ठीक है, पेशेंट को, ताकि वो पहने और उससे काफ़ी हद तक जो होता है ना रिड्यूस होता है। लेकिन सबसे अच्छी क्या होती है, न्यूमेटिक कंप्रेशन, ठीक है। ये क्या होती है, ये मेजरली ऐसी एक डिवाइस होती है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है। मेजरली अब काफ़ी यहाँ पे भी पाए जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट सेटअप्स में भी पाई जाती हैं, डिफरेंट बड़े सेटअप्स में भी होती है, ठीक है। लाइक आप इससे क्या करते हो, इससे कंप्रेस करते हो, यहाँ पे लेग्स की दिखाई गई है, इसी तरह से आप हैंड्स के लिए भी स्पेसिफिक बने हुए होता है, आपके पास स्पेसिफिक इसको ग्लव्स कहते हो, जो आपके पास हैंड्स के लिए स्लीव्स बनी हुई होती हैं, आप बस उनको ही डालते हो, इलेक्ट्रिकल आप बेसिकली कंप्रेशन दे देते हो, ठीक है। ये अगर यहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं हो तब आप स्लीव्स गाइड करते हो, वरना ये बहुत अच्छी एक इफेक्टिव टेक्निक है सीआरपीएस के पेशेंट्स के लिए, एडिमा को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। सेकंड वन वाज दैट मोबिलिटी कंट्रोल, ठीक है, मोबिलिटी को इम्प्रूव कराना है, मोबिलिटी किस तरह इंक्रीज करें, तो आप क्या करते हो, यूज़ करते हो जेंटल एक्टिव एक्सरसाइजेस को, स्लाइड से, ठीक है, लाइक स्लाइडली से स्टार्ट करवाते हो, ताकि हमारे पास जो स्टिफनेस इंक्रीज हो रही थी ना, उसको मैनेज किया जा सके, ठीक है। विद दैट आप क्या करते हो, पेशेंट को कहते हो कि वो एक्टिवली कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करता जाए, अपनी मूवमेंट्स कुछ ऐसी मूवमेंट्स परफॉर्म करें जो पेन फ्री रेंज में, पेन फ्री रेंज ये होती है कि आपके पास जो रेंज आ रही होती है ना, पेन जहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है उससे थोड़ा सा नीचे गाइड करते हो पेशेंट को, कि आप इससे नीचे नीचे जो है ना ऐसे मूवमेंट्स परफॉर्म कर लो, तो वो क्या होती है, पेन फ्री रेंज होती है, ठीक है। अब ये आप किस लिए करवाते हैं, ताकि हम अवॉइड करवा सको कि हमारे पास कोई पेनफुल रिएक्शंस ना हो, या एकदम से पेन इंक्रीज ना हो जाए पेशेंट में, ठीक है। तो आप ये इसलिए करवा गाइड करते हो पेशेंट को, कि आप देखते रहो कि हाँ अगर ऐसा कोई इश्यू है तो आप पेन फ्री रेंज में आप पेशेंट की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो उसकी टॉलरेंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। विद दैट आप क्या कहते हो कि एक्टिवली पेशेंट के हर जॉइंट को सपोर्ट भी दोगे, ताकि आपके पास जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे पेशेंट को पेन ज़्यादा है, आप उसको असिस्टेंस के साथ भी गाइड कर सकते हो, ठीक है।
हैंड में आप टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस देते हो, ठीक है। इसी तरह से आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को रिवर्स करने के लिए मोबिलाइजेशंस दे सकते हो, ठीक है। हमने जैसे पहले भी बात की है मोबिलाइजेशंस की, नर्व की मोबिलाइजेशन हम बहुत बार बात कर चुके हैं, वो भी आप परफॉर्म करवा सकते हो। जॉइंट मोबिलाइजेशंस भी आप दे सकते हो, ये सारी चीज़ें आप परफॉर्म करा सकते हो, ठीक है, मोबिलिटी इंक्रीज कराने के लिए। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, आपके पेशेंट को जो मेजर सिम्टम्स वहाँ पे उस टाइम है ना, आपने उनको पहले रिजॉल्व करवाना है, ठीक है। जो आपको लगता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, लाइक आपके पास जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, आप वहाँ पे मेजरली उस चीज़ को देखते हो, ठीक है। फिर आपके पास आ जाती है मसल परफॉर्मेंस, ठीक है। मसल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सरसाइजेज, या आप एक्टिव मसल की कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो कि पेशेंट खुद परफॉर्म करे, ठीक है। जितना हो सकता है वो खुद परफॉर्म करेगा तो उसके सिम्टम्स काफ़ी हद तक रिड्यूस होते हैं। फिर आप डायनामिक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज की तरफ भी जाते हो। फिर एक टेक्निक होती है जिसको कहते हो, सॉरी, अल्टरनेटिंग कंट्रोल स्ट्रेस लोडिंग, ठीक है। इसमें क्या करते हो कि आपके पास ये जो टेक्निक मेजरली यूज़ होती है ना, ये इसलिए यूज़ की जाती है ताकि आप उस जो वो जो सारा प्रोसीजर एक चल रहा है ना, उसको मैनेज कर सको, ठीक है। इस मैनेजमेंट तरीके को 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अल्टरनेटिंग का मतलब ये है कि पहले आपने स्ट्रेस डाला, फिर रिलीव किया, फिर स्ट्रेस डाला, फिर रिलीव किया, ठीक है। इस तरह से अल्टरनेटिंग मेथड होता है। फिर आप कंट्रोल, लाइक आपने थेरेप्यूटिक रेंज के अंदर, थेरेप्यूटिक रेंज वो रेंज होती है जिसमें आप जिसकी आप बात करते हो ना कि लाइक अभी यहाँ पे बस पेन नहीं है पेशेंट को, उसके अंदर अंदर, ठीक है। थेरेप्यूटिक रेंज के अंदर अंदर एक सेफ लोड डालते हो, फिर अनलोड करते हो, फिर लोड डालते हो, अनलोड करते हो, वैसी, ठीक है। स्ट्रेस लोडिंग की बात की जाए या स्ट्रेस की बात की जाए तो आप यही है कि कौन सी कोई एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उस एरिया पे, ठीक है। विद दैट आप कंप्रेसिव लोडिंग की बात करते हो तो कोई स्क्वीजिंग लोड, कोई स्क्वीज करने वाला लोड, ठीक है, वो अप्लाई किया जाए। तो मेजरली इन चारों का कॉम्बिनेशन होती है कुछ एक्सरसाइजेज जो इन चारों का कॉम्बिनेशन परफॉर्म करवाते हैं हम। इस तरह से मैनेज करके इन एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाता है कि हमारे पास पेशेंट को चार, क्योंकि ये चार कंपोनेंट्स है तो इन सारी एक्सरसाइज को कंबाइन परफॉर्म करवाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्या आपके प्रमोट करता है ये हीलिंग को, स्ट्रेंथनिंग को, मेजरली क्योंकि हमारे पास सीआरपीएस के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा चीज़ जा रही होती है, ठीक है, स्क्रब और कैरी टेक्निक्स के नाम से। तो ये आप क्या करते हो कि स्क्रब, अगर मैं आपको सिंपल सी स्क्रब की बात बताऊँ ना, तो क्या होता है कि आप एक स्पंज लो, ठीक है, पेशेंट को कहो कि आप ज़मीन पे नीज़ पे बैठो जैसे मैंने पहले आपको बताया। फिर आप क्या करते हो कि पेशेंट को कोई भी स्क्रब दे दो, ठीक है, जिसको डिश वॉशर भी कह सकते हो, कोई स्क्रब दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। और पेशेंट को बोलो उसको सारी रोटेट करे, मतलब उसको ना ज़मीन पे जैसे मारते हैं ना वैसे मारे, या आप टेबल पे मारो, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज स्ट्रेस या अल्टरनेट कंट्रोल स्ट्रेस लोडिंग टेक्निक्स। आप अल्टरनेट कर सकते हो उस लोड को इंक्रीज डिक्रीज करके, या स्ट्रेस लोड को इंक्रीज डिक्रीज करके, ये आप सारी चीज़ें अल्टरनेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेजरली आपके पास ये इस तरह से परफॉर्म होती है। आपके पास नीचे इन्होंने बताई भी हुई है स्ट्रेस लोड जो है, जिस तरह से स्क्रब पोजीशन में आपने कोई भी ब्रश वगैरह दिया, आपने कॉर्नर पोजीशन में पेशेंट को बिठाया, 3 मिनट्स की आपने दी बिगिनिंग, फिर आपने गैप दिया, फिर आपने दोबारा से स्टार्ट करवाया, इस तरह 3 टाइम्स अ डे आप ये परफॉर्म करवा सकते हो, ठीक है। और आप वेट जो है वो स्टार्टिंग 1 पाउंड से स्टार्ट करवा के 5 पाउंड से, ठीक है। आप डिस्ट्रैक्शन टेक्निक के लिए आप पाउंड्स में वेट्स देते हो ताकि आपके पास बॉडी जो है वो डिस्ट्रैक्ट करें, जॉइंट्स डिस्ट्रैक्ट करें एक दूसरे से। तो उस केस में ना डिस्ट्रैक्शन क्या होती है, मेजरली आप दोनों जॉइंट्स को एक दूसरे से दूर लेके जाते हो, ठीक है। तो ऐसी जो टेक्निक्स होती है ना वो आप परफॉर्म करवाते हो कि आपको जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, सॉरी, जॉइंट्स की जो दो बोन्स है ना उनको एक दूसरे से दूर लेके जाते हैं। मतलब कोई जॉइंट होता है वो दो बोन से मिलके बना है, तो उन दोनों बोन्स को अगर आप एक दूसरे से दूर लेके जाना चाहते हो ना, तो जो ऐसी एक्सरसाइज होती है वो कहलाती है डिस्ट्रैक्शन एक्सरसाइजेस, ठीक है। ये एक्सरसाइजेज आप परफॉर्म करवाते हो मेजरली कोई लोड या वगैरह उठवा के या पेशेंट को गाइड करके, लाइक आप क्या उठाओ और किस तरह से उसने कैरी करना है, वो कैसी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, वो आपने पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली मैनेज करना होता है, ठीक है। कहाँ पे आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे आपको चाहिए, किस जॉइंट का आपको इफेक्ट चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आ जाती है आपकी टोटल बॉडी सर्कुलेशन, जो हमने लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेस की बात की, वहाँ से आप करवाते हो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करवा के या कार्डियक आउटपुट के ऊपर वर्क करके। डिसेंसिटाइजेशन सिंपली ये होती है कि आपको मैं सिंपल सी बताती हूँ, कोई भी चीज़ पेशेंट को बार बार फील करवाओ, ठीक है।
फॉर इंस्टेंस मैं कोई कॉटन लेती हूँ, ठीक है? उस कॉटन से पेशेंट की बॉडी को टच करती हूँ, मैं उससे पूछती हूँ आपको फ़ील हो रही है? आइज़ क्लोज़ करवा के भी पूछूँगी, आइज़ ओपन करवा के पूछूँगी आपको क्या फ़ील हो रहा है, आपको कहाँ पे फ़ील हो रहा है? पेशेंट देखेगा नहीं लेकिन पेशेंट फ़ील करेगा कि हाँ, मुझे यहाँ पे भी फ़ील हो रहा है, ये चीज़ है। अगर आप उसके हाथ में कोई चीज़ पकड़ाते हैं, उसको बोलो आप आइज़ क्लोज़ करके इसको हाथ में पकड़ो और बताओ ये क्या चीज़ है? इस तरह से आप पेशेंट को गाइड करते हो डिसेंसिटाइज़ेशन। उस एरिया को सेंसिटाइज़ करते हो बेसिकली, ठीक है? उस एरिया की सेंसिटिविटी के ऊपर काम करती हूँ, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे सेंसरी लॉस भी हुआ होता है, तो हमने उस सेंसरी एरियाज़ को भी करना होता है, ठीक है? ताकि हमारे पास पेशेंट जो होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि प्रोटेक्टिव ग्लव्स वगैरह पहना के भी यूज़ करवाई जाती हैं कि अगर हॉट और कोल्ड का टेम्परेचर अगर आपने चेक करना है या कुछ इस तरह से, लेकिन बहुत कम, क्योंकि मैं तो ऐसी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी अवॉइड करती हूँ। लेकिन हाँ, टेक्सचर वगैरह हो गया, जैसे कुछ चीज़ पकड़ा दिया, इस तरह से काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है। लेकिन हॉट और कोल्ड जो होता है ना, वो फिर आप खुद चेक करो कि बहुत ज़्यादा गर्म ठंडा ना हो जिससे पेशेंट को कोई डैमेज हो सकता है या कोई सेंसिटिविटी इंक्रीज। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज से ना उसकी, क्योंकि पेशेंट की सेंसेशन ज़रूरी नहीं है डिक्रीज हुई भी, इंक्रीज भी हुई भी हो सकती है, हाइपर सेंसिटिव भी हो सकता है। तो उस केस में पेशेंट को बहुत ठंडा गर्म भी लग सकता है, तो आपने ये चीज़ अवॉइड करनी है, ठीक है? तो पेशेंट की एजुकेशन जो होती है लेकिन ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है, लाइक आप हॉट और कोल्ड की जो आप बेसिकली गाइड करते हो ना, या आप परफॉर्म करवाते हो, ये बेसिकली बहुत बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है? तो आप करवा सकते हो लेकिन अंडर प्रिकॉशंस, ठीक है? आपने प्रिवेंशन प्रिकॉशंस के साथ लेके चलना होता है कि कोई चीज़ ऐसी ना हो जो अफेक्ट हो रही हो, ठीक है? फिर पेशेंट को एजुकेट कराते हो कि लाइक आपने किस तरह से प्रोग्राम की किस तरह से आपने करना है, उसकी कैसी इंटरवेंशन है जो हम करा रहे हैं, आपने घर पे कैसे करना है, हीट के ऊपर अगर कोई काम करा रहे हो तो आपने वो कैसे परफॉर्म करनी है, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करनी, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है? एक्सरसाइजेस को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करना है, कितने टाइम के लिए कितनी बार करना है, ये सारी चीज़ें, कौन से एसोसिएटेड पार्ट्स हैं उनको आपने यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है? तो आपने ना ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करनी होती है पेशेंट के साथ, ठीक है? ताकि आपके पास, और सो विद दैट आपने पेशेंट को गाइड भी करना होता है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो एग्जैजरबेट करे आपकी पेन को, ठीक है? ताकि कोई भी सेंसिटिव एरियाज़ या कोई सेंसिटिव चीज़ें ऐसी ना हो जिनको आप टच करने से अगर आपको इंक्रीज़ हो रही है, तो आपने उन सारी चीज़ों को अवॉइड करना होता है। ये सारी चीज़ें आपने पेशेंट को गाइड करनी होती है, ठीक है? कोई इरिटेशन या कुछ भी है, अगर आपको लगता है मसाज में कोई इशू आ रहा है, आप वो भी ना परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है? आप उसको रिड्यूस कर दो, उसकी एक्टिविटी रिड्यूस कर दो, या आपको कोई पेनफुल स्ट्रेचिंग लग रही है, कोई एक्सरसाइज में कोई इशू है, आप वो डॉक्टर से पहले गाइडेंस लो, फिर आप दोबारा से स्टार्ट करो, ठीक है? अच्छा, आप इंटरवेंशन स्टेजेस जो स्टेज 2 और 3 में देनी है ना, वो कुछ मैनेजमेंट ही होती है, ठीक है? लाइक अगर स्टेज 2 के पास आपके पास पेशेंट आया, स्टेज 3 में आया आपके पास पेशेंट, तो आपने क्या करनी है, मोडालिटीज़ तो आपने यूज़ करनी है लेकिन पैलिएटिव इंटरवेंशन के तौर पे। मतलब पैलिएटिव इंटरवेंशन वो होती है कि आप मैनेज कर सकते हो, प्रॉपर ट्रीट नहीं कर सकते पेशेंट को, ठीक है? तो मैनेजमेंट के तौर पे आपने देनी है, लाइक रिवर्स नहीं हो सकती पेन की जो सेंसेशंस हैं उनको प्रॉपरली आप रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है? विद दैट आपने एक्सरसाइजेस देनी है ताकि आप पेन को मिनिमाइज करो, पर यहाँ पे ना सेंसिटाइजेशन बहुत ज़्यादा, यहाँ पे इशू बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, ठीक है? तो आपने इस चीज़ को बड़ा अवॉइड करना होता है, ठीक है? विद दैट आपने डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक्स भी परफॉर्म करवानी होती है कि आपके पास जो हमारे पास पेशेंट प्रोग्रेस कर रहा है ना, ठीक है, वो किस तरह से कर रहा है, ठीक है? या पेशेंट की जो टॉलरेंस है उसके अकॉर्डिंगली आपने डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक्स इसमें अप्लाई करनी होती है। विद दैट मोबिलिटी वैसे ही जॉइंट की, न्यूरो की, स्ट्रेचिंग दी आपने पेशेंट को, पेन की जो इश्यूज था, वो जो लिमिटेशंस आई थी, वो सारी चीज़ें, ठीक है? स्ट्रेचिंग मैनुअल्स किस तरह परफॉर्म कराने हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन कैसे देनी है, लाइक अगर यहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशन दे सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है? आप अवॉइड तो करते हो क्योंकि हमारे पास मोशन को हमने वापस लेके आना था, पेशेंट की मोबिलिटी कम हुई होती ना, तो उसके लिए मसल की परफॉर्मेंस, वही एक्सरसाइज प्रोग्राम दिया आपने, स्ट्रेंथ इंड्योरेंस की एक्सरसाइज परफॉर्म करवाई, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है? तो मेजरली आपने कॉशन के साथ स्ट्रेचिंग हो चाहे रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हो, ये सारी चीज़ें आपने इस तरह से कॉशन नहीं परफॉर्म करवानी होती, ठीक है? यहाँ पे एंड में एक स्टडी दी गई है
जिसमें हमारे पास ना उन्होंने कहा कि आप क्या होता है कि कुछ जगह पे ये है कि आप एक्यूट स्टेज में इंटरवेंशन दो तो काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं। कुछ में कहते हैं कि एक्यूट स्टेज में फिजिकल थेरेपी इंटरवेंशंस नहीं देनी चाहिए, आपको लेटर स्टेजेस में देनी चाहिए। तो मेजरली ये इफेक्ट के डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं क्रॉनिक फेज लाइक आफ्टर द 6 मंथ्स ऑफ थेरेपी, फिर आप क्या कर रहे हो कि थेरेपीज को बिगेन करो या फिजिकल थेरेपी बिगेन करो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आपने अर्ली स्टेजेस में ही देनी होती है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि लाइक किस किस तरीके से आप क्या करो, ठीक है। तो मेजरली आपके पास ये सारी चीज़ें आती हैं कि आपने क्या करना है, ठीक है। ये आपको एक छोटी सी इंटरवेंशन स्टडी है, आप ये थोड़ी सी खुद भी डिस्कस कर सकते हो, देख सकते हो कि इसमें क्या है। इतनी ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस सिंपल सी उन्होंने बात बताई है। कुछ कहते हैं कि अर्ली स्टेजेस पे देनी चाहिए, कुछ कहते हैं लेटर स्टेजेस पे देनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे बीच में, पर थैंक्स फॉर वॉचिंग।